हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 5 मिनट सीरीज। इस सीरीज में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को 5 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्चुअली और विद एमसीक्यूज। तो आपको पता है कि मैं पहले एफएम के टॉपिक्स ले रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि किसी अदर सब्जेक्ट के टॉपिक्स पहले चलाए जाएं या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड डिसीजन थ्योरी। लेकिन इससे पहले कि हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करें, पिछले एपिसोड का एमसीक्यू हम कर लेते हैं जो मैंने आपको दिया था। अकॉर्डिंग टू वोल्टर, फर्म शुड पे 100% डिविडेंड इफ। फर्म को 100% डिविडेंड कब देना चाहिए? फर्म को तब देना चाहिए जब आर के ई से कम हो। आप एक्सपेक्ट करते हैं 10% और फर्म कमा रही है 8%, तो आप कहोगे हमारा पैसा हमें दे दो, हम कहीं और लगाएंगे। इसे डिक्लाइन फर्म कहा जाता था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा चार्ट था। ये सभी डिविडेंड डिसीजन थ्योरी हमें पढ़नी थी। आज हम गॉर्डन मॉडल को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, ये मैंने बता रखा है कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ऑथर का नाम देकर के थ्योरी पूछ सकता है या थ्योरी का नाम देकर के ऑथर का नाम पूछ सकता है। दूसरी बात, अजम्पशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, थ्योरी का नेचर पूछता है कि रेलेवेंट है या इररिलेवेंट है। और चौथी बात, उस थ्योरी के अंदर जो भी की वर्ड्स है या कंक्लूजन है, जैसे वोल्टर मॉडल के अंदर ग्रोथ फर्म, डिक्लाइन फर्म, कांस्टेंट फर्म था, वो चीजें आपसे पूछ सकता है। अब हम गॉर्डन मॉडल देखते हैं। गॉर्डन मॉडल में सबसे पहली तो ये याद रखें, गॉर्डन मॉडल का ही दूसरा नाम डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल भी होता है और रेलेवेंसी प्लस ग्रोथ मॉडल भी होता है। तो 3 नाम है, गॉर्डन मॉडल, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल और रेलेवेंसी प्लस ग्रोथ मॉडल। इसकी अजम्पशंस भी वही है जो वोल्टर मॉडल में थी। वोल्टर मॉडल में हमने मिस्टर लाइट याद किया था, यहाँ पर साथ में एक एक्स्ट्रा अजम्पशन हो जाएगी। वहां पर हमने कितनी अजम्पशंस पढ़ी थी? 6 अजम्पशन पढ़ी थी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। साथ में नो डेप्ट भी हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारा मार्केट था। तो इन्होंने माना कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, बहुत सारे सेलर बायर है, बायर को हर चीज की नॉलेज है। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और केई है वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। फर्म की लाइफ परपेचुअल है, गोइंग कंसर्न है, फर्म बंद नहीं होने वाली है। जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू किया जाता है, रिटेन्ड अर्निंग की फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। किसी भी प्रकार का कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ईपीएस और डीपीएस भी कांस्टेंट रहती है और फर्म के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डेप्ट नहीं है। ये जो 7वां पॉइंट है ये अपन वोल्टर मॉडल में भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी डेप्थ नहीं मान रहे थे, केवल रिटेन अर्निंग से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जो इस मॉडल का इंटरप्रिटेशन है वो भी यहाँ पर सेम है। ग्रोथ फर्म हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी और डिक्लाइनिंग हो जाएगी। ग्रोथ तब होगी जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा हमारा केई से, और तब फर्म को डिविडेंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जब दोनों इक्वल होंगे तब कांस्टेंट, डिविडेंड देने नहीं देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ई से कम है तो वो डिक्लाइन फर्म है और 100% डिविडेंड दे देना चाहिए। ये इन्होंने फॉर्मूलाज बताए, ये इक्विटी शेयर की प्राइस निकालने के लिए। और यहाँ पर जो D1 है वो एक तरीके से ईयर एंड पर डिविडेंड है। और सिंबल भी हम यूज करते हैं रिटेंशन रेशियो के लिए। एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। ओनली कॉमर्स लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब 1 लाख शेयर हो गए, 10 रुपए का एक। इट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड एट द रेट 20%, हर साल 20% डिविडेंड देती है। एनुअल ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड इज 2%, लेकिन हर साल 2% से बढ़ा करके देती है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15%। ये 15% हमारा के ही हो जाएगा। एमपीएस पूछा गया है। पहले हम D1 निकालेंगे, तो D1 का ये फॉर्मूला है। D1 मतलब ईयर एंड पर डिविडेंड, D0 मतलब पिछली साल का डिविडेंड। तो 20% डिविडेंड देते हैं, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है तो 2 रुपए डिविडेंड हो गया। इसके अंदर हम डायरेक्टली ग्रोथ जोड़ देंगे। ग्रोथ कितनी है? 20%। ऐसे करके आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो। 2 रुपए में हमें 20% जोड़ देना है, 2 + 20%।
2% जोड़ना है, सॉरी, कितना हमें जोड़ना है, 2% ग्रोथ है, तो 2 रुपए के अंदर 2% हमें जोड़ना है, 2.04 हमारा D1 हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कैलकुलेटर काम में ले रहा हूँ, आप एग्जाम में नहीं ले सकते हो। अब हमें प्राइस निकालनी है या फिर आप एमपीएस कह सकते हो। ऊपर हमें क्या लिखना है, D1, तो D1 हमारा 2.04 आ गया। नीचे क्या लिखोगे, के ई हमारा कितना है, 15%। 15% को आप 0.15 लिख सकते हो, माइनस माइनस क्या करना है, ग्रोथ, ग्रोथ कितना है, 2%। 2% को आप 0.02 लिख सकते हो। फिर हम कैसे करेंगे, आप लिखोगे 2.04 डिवाइडेड बाय 0.13, इससे हमारा एमपीएस आ जाएगा 2.04 डिवाइडेड बाय 0.13, तो 15.69 हमारा स्टूडेंट करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, आपका सिलेक्शन एग्जाम में उन क्वेश्चन से होता है जो सभी के गलत होते हैं। स्टूडेंट ये मान करके जाते हैं कि टीचर ने जो 3-4 पॉइंट बताए उन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन जो बाहर से क्वेश्चन आ गए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, तो वो सभी का गलत होगा और वो आपका करेक्ट होगा, उसी से सिलेक्शन होगा। अब हम एक एमसीक्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जेवीबीएनएल जीआरए का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉमर्स प्रेप ऐप पर अवेलेबल है। बाइलिंगुअल कोर्स है 100%। और ये क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अजम्पशंस ऑन विच मेरोन गॉर्डन मॉडल ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन इज बेस्ड। इनमें से कौन सा गॉर्डन मॉडल की अजम्पशन नहीं है, ये पूछा गया है। ये याद रखें कि अजम्पशन नहीं है, ये पूछा गया है। रिटेन अर्निंग एकमात्र सोर्स है, रिटेन अर्निंग एकमात्र सोर्स है फाइनेंसिंग का। फर्म की लाइफ फाइनिट है, सीमित है, टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते, रिटर्न ऑन फर्म इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना है। आप लोगों के आंसर आएंगे तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों का आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आपके जो भी सुझाव वगैरह हो वो भी बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।